Hello everyone, Namaskar and welcome to the lecture of strength of material. Today we will learn axial deformation of bars. For example, यहाँ मैं एक simple bar show कर रहा हूँ where there are two forces और ये दोनों force जो है इसके axially लग रहे हैं. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक transverse force लगा देता, then ये वाला जो member था ये bars की बजाय हम इसे beam कहने लगते. तो what is the basic difference between a bar and a beam? इन केस ऑफ बार जो लोडिंग रहता है आपका वो एक्शियल लोडिंग होता है, लेकिन बीम के केस में आपका लोडिंग जो होता है वो ट्रांसवर्स लोडिंग होता है. अगर हम लोग डिफॉर्मेशन की बात करें तो बार्स में एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है, लेकिन जो बीम्स होती हैं उसमें बेंडिंग को कंसिडर करते हैं हम. सो दैट वी विल सी व्हेन वी विल कंसिडर द बीम्स. तो यहाँ पर एक्शियल डिफॉर्मेशन इन बार्स, दो तरह की बार्स हम डील करते हैं. एक तो प्लेन बार, सिंपल बार. सेकंड वन इज द कंपोजिट बार. कंपोजिट बार के भी दो टाइप होते हैं, या तो बार्स पैरेलल अरेंजमेंट में रहती है या सीरीज अरेंजमेंट में. हियर आई एम शोइंग वन एग्जांपल. ये एक एग्जांपल है कंक्रीट ब्लॉक का. तो ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, दिस रिप्रेजेंटिंग द कंक्रीट, और ये जो फोर ब्लैक डॉट्स हैं ये एक्चुअली शो कर रहे हैं कि इसमें स्टील की रॉड्स लगी हुई है. तो यहाँ पर जो बार्स हैं वो लेटरली कांटेक्ट में है. और अगर मैं यहाँ पर कोई एक लोड अप्लाई करता हूं तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, नॉर्मली जब पैरेलल सिस्टम होता है तो चेंज इन लेंथ फॉर द स्टील बार एंड चेंज इन लेंथ फॉर द कंक्रीट विल बी सेम. दूसरी तरफ अगर हम बार का सीरीज कनेक्शन देखते हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या रहता है कि सीरीज कनेक्शन में आपका लोड जो रहता है वो सारे बार पे सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम ट्रांसफर होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन जो है वो सबका अलग अलग होता है. और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट होता है वो साइड बाय साइड होता है. तो पैरेलल केस में क्या होता है कि जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट मेंबर्स में, सेम नहीं होता है, लेकिन जो चेंज इन लेंथ होता है वो सेम होता है. सीरीज कनेक्शन में उसका उल्टा रहता है. सीरीज कनेक्शन में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सपोज करो ये P2 नहीं है अगर अभी यहाँ, और सिर्फ मैं P1 लोड लगा रहा हूँ, तो तीनों मेंबर में जो लोड रहेगा उसकी वैल्यू P1 ही रहने वाली है. लेकिन चेंज इन लेंथ जो इन तीनों मेंबर का रहेगा वो तीनों मेंबर का चेंज इन लेंथ अलग अलग रहेगा. अगर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और चेंज इन लेंथ सेम है, दिस इज पैरेलल कनेक्शन. अगर लोड सेम है, लेंथ चेंज डिफरेंट है, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शन इन सीरीज. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. अगर मैं ये पहला एग्जांपल देखूं और इसमें सपोज आपको ये रिएक्शन कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन? तो सबसे पहले तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं इन दोनों बार्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उस फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करके मैं ये रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं. सपोज ये रिएक्शन आर है, तो यहाँ पर आपका एक आर फोर्स लग जाएगा और उसका इक्वल एंड अपोजिट आर इस तरफ लग जाएगा. दिस इज फॉर द फर्स्ट बार. सेकेंड में क्या होगा, ये आर तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे. इन एडिशन टू दिस ये F2 भी लग जाएगा. ये जो फ्री बॉडी बनाने का तरीका है ये मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ. इफ यू हैव सम इश्यूज यू कैन गो बैक एंड चेक माय इनिशियल 2 लेक्चर्स, जहाँ पे हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सक्लूसिवली कंसिडर किया था. अब यहाँ पर R और F2 हो गया, तो R और F2 दूसरी साइड भी यही रहेगा कि यहाँ R प्लस F2 रहेगा, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तो F1 लग रहा है, तो आई कैन अप्लाई आइदर R प्लस F2 और F1. अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूं तो सेकंड इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है? सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि R प्लस F2 इज इक्वल टू F1, और इसमें जो अननोन है वो क्या है? सिर्फ R अननोन है. तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने डिराइव कैसे किया? हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एंड वी हैव अज्यूम दैट द सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और फिर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगाई और ये इक्वेशन डेवलप कर ली. So what we did exactly, we have applied the law of static equilibrium condition, और आपका अननोन कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे. लेट्स टेक द सेकंड केस. सेकंड केस में आपका दोनों एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पर दोनों तरफ रिएक्शन होगी. so this is let's रिएक्शन RA and let this is रिएक्शन RB. अब अगर मैं यहाँ पर फिर से ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इक्वेशन लिखूं तो इस केस में जो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम रहेंगे, फर्स्ट वाले में लेट्स कंसिडर कि ये RA है, सिस्टम यहाँ भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही है, तो ये इसके इक्वल एंड अपोजिट RA लग जाएगी. जब सेकेंड बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये RA तो रहेगा ही, बिकॉज इट इज एक्शन रिएक्शन बिटवीन द इंटरफेस. उसके साथ साथ ये F फोर्स भी रहेगा.
पिछले केस में दो फोर्स है F1 और F2, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है F। तो दूसरी साइड पे मैं इसके इक्वल एंड अपोजिट RA प्लस F लिख सकता हूं, या मुझे पता है कि यहाँ तो RB लग रहा है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज एज RB। तो मुझे एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन क्या था, अगर मैं इसी एंड को देख लूं या इसका इक्विलिब्रियम करूं, तो आई विल गेट दैट द RA प्लस F इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय RB। ये इक्वेशन भी कैसे आया है, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कंसीडर किया। हमने माना कि सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का हमारा कंसीडरेशन होता है उसमें हम जो इक्वेशन डेवलप करते हैं, वी कैन आइदर यूज फोर्स बैलेंस और मोमेंट बैलेंस। ये केस ऐसा था कि इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स के अलावा और कुछ नहीं था, वर्टिकल कोई फोर्स नहीं है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो कोई मोमेंट भी नहीं रहेगा। सो आई हैव कंसीडर्ड द हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, और ये मेरा इक्वेशन आया। बट इज इट सफिशिएंट टू गेट टू अननोन्स? ये आर ए और आर बी दो अननोन है आपके, और आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो क्या आप एक इक्वेशन से दो अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट फिजिबल। मतलब इस केस में आपका जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, दोज इक्वेशंस आर नॉट एक्चुअली सफिशिएंट, और हमें कोई एडिशनल इक्वेशन यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम लोग डिफॉर्मेशन से एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। कैसे? जैसे कि बार का टोटल लेंथ चेंज नहीं होना है, तो ये जो टोटल डिफॉर्मेशन इन द बार है वो हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन तो हो सकता है। तो इसमें जो इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन होगा उसका सम जीरो होगा, दैट मीन्स डेल L1 प्लस डेल L2 विल बी जीरो। so this is my second equation। अब हमने किया क्या, अगर मैं फिर से इसको क्विकली बताऊं, तो हमने एक तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली। सेकंड, हमने डिफॉर्मेशन से इक्वेशन ली। अब अगर मैं डिफॉर्मेशन की इक्वेशन को ओपन करूं, तो इसमें मेरा फोर्स आर ए है। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से डेल L1 लिखना चाहूं, तो इसका चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल L1 विल बी द लोड, द लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इलास्टिक कांस्टेंट। सिमिलरली सेकंड में कितना होगा, तो लोड मेरा हो गया आर ए प्लस एफ, लेंथ divided by A and E for the second one। तो अब जब ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मुझे आर ए मिल जाएगा, और आर ए को जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो आर बी मिल जाएगा। सो यूजिंग द डिफॉर्मेशन इक्वेशन अलॉन्ग विद द फोर्स बैलेंस इक्वेशन, मैंने मेरे अननोन कैलकुलेट कर लिए। तो ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपका है, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी उससे आपका सफिशिएंट आंसर नहीं निकला। लेकिन फर्स्ट केस में आपने, आपका सिर्फ एक ही अननोन था, और आपने सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई और आपका आंसर आ गया। तो सिमिलरली जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसको बीम के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, देन वन एंड विल बी अ पिन एंड, अनदर एंड विल बी अ रोलर एंड। इसमें अगर मैं इसका रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो और सपोज दिस इज माय एक्सटर्नल फोर्स, तो देयर विल बी थ्री रिएक्शन। लेट दिस इज ए एक्स, ए वाई, और ये अगर बी एंड है तो इसमें सिर्फ एक रिएक्शन रहेगी बी वाई। तो यहाँ आपके पास स्कोप है कि आप हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, और एक मोमेंट इक्वेशन लिखो। तो दिस विल गिव थ्री इक्वेशंस एंड वी हैव थ्री अननोन्स। तो ये जो सिस्टम है, इसमें हमने स्टैटिक्स का लॉ लगाया और अननोन कैलकुलेट कर लिए, दैट मींस दिस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। तो प्लीज रिमेंबर कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होती है। लेकिन अगर मैं इसी बीम में ये जो सेकंड वाला एंड था, इसको रोलर की बजाय पिन एंड कर देता, दैट मींस अब जो दोनों एंड है मेरे, वो दोनों के दोनों एंड पिन एंड हो गए, और फिर मैं रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अब कितनी रिएक्शन हो जाएगी इस सिस्टम में? सो दिस इज माय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर आपके पास दो रिएक्शन, और यहाँ पर भी दो रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू हैव फोर अननोन्स। लेकिन हमारे पास जो स्टैटिक से इक्वेशन आने वाली है वो कितनी है? स्टैटिक से तो मेरे पास तीन ही इक्वेशन आने वाली है, दैट मीन्स we cannot solve this problem only considering the static equilibrium equations। हमको कुछ एडिशनल इक्वेशन इसमें लगानी होगी। दिस इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। नॉर्मली गेट काइंड ऑफ एग्जाम्स में जो है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स ही पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिकली डिटरमिनेट काफी सिंपल हो जाते हैं। So let's take a problem which was there in some of earlier in the gate examination। So ये आपके पास एक बार है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, थ्री डिफरेंट सेक्शंस हमने कंसीडर किए, और दो एक्सटर्नल फोर्स लगाए, एंड बोथ एंड्स आर योर फिक्स्ड एंड। शुरुआत में सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, तो लेट्स कंसीडर द थ्री डिफरेंट सेक्शंस, और उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले। देन यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग के फोर्सेस कैसे लग रहे हैं।
साथ में हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो यू कैन एज्यूम दैट दिस इज माय आर ए एंड दिस इज माय आर बी। स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन। हो सकता है आर ए राइट में लग रहा हो, पर मैंने लेफ्ट लगाया है। व्हेन आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा आखिरी में आंसर से कि सही था या गलत था। तो लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। जो फर्स्ट वाला मेंबर है उस पे मैंने यहाँ आर ए एज्यूम किया है, तो आई नो दैट द अदर साइड विल अगेन आर ए। ये आर ए है तो इसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर रहेगा, सो दिस इज आर ए। इन एडिशन टू दैट ये 13.6 का एक फोर्स और है, तो ये भी लगा दिया। अगर मैं इस तरफ का बनाने से पहले थर्ड वाला सेक्शन ले लूं, तो इधर मुझे पता है कि ये मेरा आर बी रिएक्शन है, तो इक्वल एंड अपोजिट आर बी इधर भी लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर इस तरफ से शुरू करके आ रहा हूं, तो ये इसका इक्वल एंड अपोजिट आर बी मैंने लगा दिया, प्लस ये एडिशनल फोर्स लगा दिया, तो दिस इज 27.2। अब अगर मैं ये सेंटर वाला फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए माइनस 13.6, और ये किससे बैलेंस होने वाला है, आर बी प्लस 27.4। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई, आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू 41, this is 41 point, this is 27.2 actually, so it is 40.8. this is my equation from the force balance. लेकिन एक इक्वेशन, दो अननोन, we cannot solve it. what does it mean? it means हमें यहाँ पर डिफॉर्मेशन वाली इक्वेशन लेना है, and both ends are fixed. तो जो del L1 प्लस del L2 प्लस del L3 है, उसका नेट समेशन कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, बिकॉज द बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। लेकिन इंडिविजुअल तो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपांशन हो सकता है। जैसे यहाँ हमको लग रहा है कि फर्स्ट वाला सेक्शन का लेंथ अगर बढ़ रहा है, तो सेकंड वाले सेक्शन में शायद चेंज इन लेंथ नेगेटिव हो। सो लेट्स टेक द दिस इक्वेशन, और डेल L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोड इन द फर्स्ट बार मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय ए ई। सेकेंड केस में लोड कितना है, तो आइदर आई कैन टेक आर ए माइनस 13.6 और आर बी प्लस 27.2। so let's take RA minus 13.6 into 200, इसका लेंथ गिवन है, डिवाइडेड बाय A एंड E। थर्ड हो जाएगा आपका RB, तो ये RB L 300 हो गया, डिवाइडेड बाय A E, एंड टोटल विल बी 0। so this is my second equation which has evolved from the deformation। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे RA और RB दोनों मिल जाएंगे। एक बार अगर RA और RB आ गया, तब तो आप किसी भी सेक्शन में स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आर ए पता है, तो यहाँ सिंपली स्ट्रेस कितना हो जाएगा, आर ए बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मुझे इसका चेंज इन लेंथ निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख रखा है, तो ये आपका चेंज इन लेंथ फॉर द फर्स्ट, सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, तो मेरा आर ए आएगा ऑलमोस्ट 15.8 न्यूटन, और आर बी आएगा क्लोज टू 25। you can try this problem and you can get these answers. so this is an important statically indeterminate structure। इसी तरह से आप और प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिलॉसफी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि जब भी आपके पास स्टेटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, आपको दो इक्वेशन लेनी है। एक इक्वेशन लोडिंग से निकल के आने वाली है, और दूसरी इक्वेशन डिफॉर्मेशन से आने वाली है। सो प्लीज ट्राई डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ताकि प्रिपरेशन आपके गेट के लिए प्रॉपर रहे। लेट्स सी ए प्रॉब्लम वेयर बार इज इन पैरेलल। तो ये एक आपका प्रॉब्लम है जिसमें ये एक बार है और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मींस ये जो है पैरेलल कनेक्शन है आपके बार का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पैरेलल बार्स। आउटर बार और इनर बार लेटरली कनेक्टेड है। हम लोग इस पे टॉप से P फोर्स लगा रहे हैं, और क्या निकालना है आपको, स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। व्हाट इज गिवन, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया और इलास्टिक कांस्टेंट का रेशियो गिवन है। सो प्लीज रिमेंबर, जब हमने सीरीज वाला कनेक्शन लिया था, तब हमने कहा था कि चेंज इन लेंथ इन इंडिविजुअल पार्ट विल बी डिफरेंट, लेकिन लोडिंग सब में सेम होगी। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जब मैं ये P लोड इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो मुझे नहीं पता कि आउटर वाले पे टोटल इसका कितना परसेंटेज लगेगा और इनर वाले पे कितना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने जिस सरफेस पे लोड लगाया था, ये सरफेस विल रिमेन हॉरिजेंटल, तो उसका मतलब है कि इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो दोनों बार में सेम रहेगा, क्योंकि इस सरफेस को बिफोर और आफ्टर लोडिंग हॉरिजेंटली रहना है। दैट मींस इफ दिस इज माय चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ फॉर द फर्स्ट बार और चेंज इन लेंथ फ्रॉम द सेकंड बार सेम रहेगा। लेकिन लोडिंग के केस में क्या होगा, आई डोंट नो कि लोड कैसे रहना है, बट मुझे ये पता है कि जो टोटल लोड है वो P1 प्लस P2 का सम होगा। सो दिस इज हाउ आई हैव रिटन माय टू इक्वेशन। पहली हो गई आपकी लोडिंग से,
और दूसरी हो गई आपकी डिफॉर्मेशन से। ये जो डेल L1 है और डेल L2 है, इसको मैं आगे और कर सकता हूँ कि P1 L डिवाइडेड बाय A1 E1 और P2 L डिवाइडेड बाय A2 E2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके P1 P2 में रिलेशन निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ P। सो हियर इज योर सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन में से मैंने P1 कॉमन ले लिया, सो दिस इज माय P2 बाय P1 टर्म। सेकंड इक्वेशन में जब मैं P2 बाय P1 को सॉल्व करता हूं तो ये 8 आ रहा है। 8 को यहाँ पुट करने पर मेरा P1 आ रहा है P बाय 9 और P2 आ रहा है 8P बाय 9। इस ट्रेस में ये वैल्यू P बाय 9 और 8P बाय 9 एज इट इज रखकर मैंने रेशो निकाला। एंड आई नो दैट A2 by A1 is 2 and E2 by E1 is 4। तो जब सारी वैल्यू इसमें रखी तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 1 by 4। सो ये आपका जो स्ट्रेस का रेशियो निकल रहा है पैरेलल बार्स में वो 1 by 4 आ रहा है। इसी तरह का और भी प्रॉब्लम आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, फिलॉसफी यही रहना है। पैरेलल कनेक्शन है तो नॉर्मली चेंज इन लेंथ सेम रहता है सबके लिए, लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलग। सीरीज कनेक्शन है, चेंज इन लेंथ सबका अलग अलग, लोड सब में सेम। लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है जिसमें ये एक रिजिड मेंबर है और ये दो बार्स से सस्पेंडेड है, या वायर भी बोल सकते हैं कि आइदर सस्पेंडेड बाय द बार्स और वायर्स। ये दोनों डिफॉर्मेबल बॉडी है, दोनों का इलास्टिक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है और हमने एक पी फोर्स यहाँ पर लगाया। यहाँ भी हम प्रॉब्लम को दो डिफरेंट केसेस में डील कर सकते हैं। पहले केस में हो सकता है आपको प्रॉब्लम में गिवन हो कि द रिजिड मेंबर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग। तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली पिछली प्रॉब्लम के जैसा बनने वाला है। हमने अगर ये एज्यूम कर लिया कि जो स्ट्रक्चर है वो बिफोर एंड आफ्टर हॉरिजॉन्टली रहता है, मतलब लोड लगाने के बाद ये पूरा के पूरा मटेरियल मेंबर जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इन केस जो चेंज इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर है और चेंज इन लेंथ इन द सेकेंड वायर है वो दोनों सेम हो गए, लेकिन लोड जो है वो मुझे नहीं पता कि कितना कितना किस में लग रहा है। So my one equation will be del L1 is equal to del L2 और second equation will be P is equal to P1 plus। तो ये तो exactly पिछली प्रॉब्लम की तरह ही हो गया। दूसरा वाला केस देखते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं दिया है कि ये बार बिफोर एंड आफ्टर हॉरिजॉन्टल ही रहती है, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन होने के बाद मैं नहीं कह सकता कि हॉरिजॉन्टल है। अगर दोनों का वायर्स का चेंज इन लेंथ डिफरेंट है तो फाइनली क्या होगा, इसका कोई एक एंगुलर ओरिएंटेशन आ जाएगा। सपोज मैंने मान लिया कि ब्लू वाले में डिफॉर्मेशन ज्यादा है, रेड वाले का डिफॉर्मेशन कम है, तो रेड वाले का डिफॉर्मेशन टोटल कितना हुआ, ये del 1 हो गया, और सेकंड वाले का डिफॉर्मेशन ये कितना हो गया, del 2 हो गया। सो हियर व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर हमको एक सिमिलर ट्रायंगल की फिलॉसफी लगा। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, दिस वन कैन बी यूज्ड एज द सिमिलर ट्रायंगल। सपोज ये वाला डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी del 2 माइनस del, और ये वाला डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, del 2 माइनस del 1। ये वाला लेंथ a गिवन है, टोटल लेंथ l है, so I can write that the del 2 minus del divided by a, और ये किसके बैलेंस होगा, del 2 minus del 1 divided by l। तो ये तो हो गई आपकी डिफॉर्मेशन से इक्वेशन। और लोड तो यहाँ भी सेम ही रहेगा कि जो आपने टोटल लोड लगाया है वो अल्टीमेटली इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सेकंड इक्वेशन मेरी रहेगी P इज इक्वल टू P1 प्लस। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हम अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार अगर P1 और P2 निकल गया तब तो फिर आप इसमें स्ट्रेस निकाल सकते हो और स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें गिवन रहती है ताकि टाइम सेव हो और कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। सो लेट्स टेक द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे सेशन। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी यूज होगा। प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेसेस इन द नट बोल्ट एंड ट्यूब असेंबली। ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक बोल्ट है रेड वन, और ये ब्लैक वन एक आउटर इस पे शेल लगा दिया हमने, ट्यूब लगाया है और नट से इसको वॉशर के थ्रू टाइट किया है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम का ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे जब मैं नट को टाइट करता हूँ तो जो ट्यूब में स्ट्रेस होता है और जो बोल्ट में स्ट्रेस होता है उसका नेचर अलग अलग होता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये असेंबली बनी कैसे है, एक बोल्ट था, मैंने उसके ऊपर एक ट्यूब को इंसर्ट किया, एक वॉशर लगाया और नट को टाइट कर दिया। तो ये असेंबली साइड व्यू में कुछ ऐसी नजर आने वाली है। और क्वेश्चन पूछा है कि अगर नट को मैं 1/4 रोटेशन दूं जिसका पिच 8 mm है, तो बताओ कि स्ट्रेसेस क्या रहेंगे। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं नट को रोटेट करूंगा तो नट किस तरफ जाना है। सपोज मैं नट को इस तरफ मूव कर रहा हूं, मैं टाइट कर रहा हूं मेरे सिस्टम को। सो नट जब लेफ्ट में मूव करेगा तो ट्यूब के साथ क्या होगा, डेफिनेटली नट ट्यूब को प्रेस करेगा, तो ट्यूब में जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो कॉम्प्रेसिव नेचर के।
अब ट्यूब इक्वल इन अपोजिट फोर्स वापस नट पे लगाएगा, और नट कहाँ कनेक्टेड है? नट जो है उसके थ्रेड बोल्ट के थ्रेड के साथ इंटेंगल्ड है। तो उन थ्रेड्स के बीच में जब फोर्स आएगा तो अल्टीमेटली जो नट है वो बोल्ट के इस जगह पर एक फोर्स लगाएगा, जो थ्रेड का सेंटर एज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा जो इस डायरेक्शन में होगा। अब जो फोर्स नट ने ट्यूब पर लगाया, सपोज वो पी फोर्स है, तो ट्यूब ने भी नट के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट पी फोर्स लगाया, और नट ने भी अल्टीमेटली बोल्ट के ऊपर पी फोर्स लगाया। तो यहाँ क्या हुआ कि आपके सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है ना सारे मेंबर पे, वो सेम फोर्स लग रहा है। तो एक चीज तो हमें समझ में आई कि अगर मैं फोर्स बैलेंस की बात करता हूं तो मेरा जो फोर्स इन ट्यूब है और फोर्स इन बोल्ट जो है वो दोनों सेम रहेंगे। सेकेंड, अगर नट ने लेट्स डेल मूव किया, तो ये जो डेल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ट्यूब में कॉम्प्रेशन होगा और कुछ बोल्ट में एक्सटेंशन होगा। तो अल्टीमेटली जो नट का मूवमेंट रहेगा ना वो इन दोनों का समेशन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार पूछा जा चुका है कि नट का जो मूवमेंट है, तो मोशन ऑफ नट जो है आपका, अगर मैं उसको डेल से डिफाइन कर रहा हूं तो ये डेल क्या होगा? डेल विल बी द समेशन ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ दी बोल्ट। एक में कॉम्प्रेशन हो रहा है इसलिए इसकी लेंथ कम हो जाएगी, एक में एक्सपांशन हो रहा है इसलिए इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जो टोटल दोनों के वजह से जो गैप क्रिएट होगा वो नट का नेट मूवमेंट होगा। सो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम दी डिफॉर्मेशन। एग्जाम्स में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं कि स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, चेंज इन लेंथ कैसे पता चलेगा, या डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि अगर नट में कुछ मूवमेंट हो रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ यू विल सी द क्वेश्चन, यहाँ ये कह रहा है कि 1/4 रोटेशन दो और पिच 8 mm है, मतलब जो नेट मूवमेंट ऑफ द बोल्ट नट हो गया है वो कितना हो गया है? 2 mm का मूवमेंट हो गया है। पिच 8 है, अगर कंप्लीट रोटेशन देता तो 8 mm से नट मूव करता, 1/4 दिया है तो 2 mm से मूव करेगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई कि 2 mm का मूवमेंट है और चेंज इन लेंथ इन द ट्यूब। तो चेंज इन लेंथ इन द ट्यूब कैसे निकलेगा? आई नो कि ट्यूब में जो फोर्स है वो PT है, ट्यूब का लेंथ L है, और हम इसमें लेंथ कौन सी लेते हैं? हम ये वाली लेंथ लेते हैं ट्यूब की, जो वॉशर और बोल्ट के हेड के बीच में है। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो गया? लोड इन द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब डिवाइडेड बाय AE ऑफ द ट्यूब। देन द चेंज इन लेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी व्हाट? तो लोड इन द बोल्ट, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर इसको PB को PT रख देता हूँ। L बोल्ट हो गया डिवाइडेड बाय AE ऑफ बोल्ट। इस इक्वेशन से मुझे PT मिल जाएगा, PT से मुझे PB मिल जाएगा, और जब दोनों मुझे मिल गए तो यू कैन वेरीफाई कि दोनों में एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स एक में कॉम्प्रेसिव फोर्स रहेगा और एक में टेंसाइल फोर्स रहेगा। वंस यू नो द फोर्सेस, स्ट्रेस निकालना बड़ी बात नहीं है। बोल्ट एक सिलिंड्रिकल मेंबर है, ट्यूब एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो दोनों में आप स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। आज हमने टोटल कितनी चीजें कवर की? हमने पहले तो देखा कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में लोड और डिफॉर्मेशन का रिलेशन कैसे बनता है, सीरीज में कैसे बनता है, फिर स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर देखा, देन वी सॉ वन प्रॉब्लम, देन वी डिस्कस दी बार्स इन पैरेलल, उसमें भी हमने दो डिफरेंट केस देखे, और लास्ट में हमने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डील किया, दैट इज स्ट्रेसेस इन नट बोल्ट एंड ट्यूब असेंबली। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन एंड रिक्वेस्ट कि आप लोग बुक उठाइए और बुक से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जो इससे मिलते जुलते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन मैसेज मी एंड do lots of practice for the preparation of your exam. So thank you.